तो गाइस इट्स बीन 10 डेज मैं M36 को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब क्या अभी इस टाइम पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको बेटर ऑप्शंस मिलते हैं जैसे Moto G96 या फिर Realme P3 भी मार्केट में अवेलेबल है। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखना। सबसे पहले इसकी मैं डिजाइन से बात करना चाहूंगा। देखिए अगर आपने M35 को देखा होगा, लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, तो उसके कंपैरिजन में इस बार ये M36 लाइट वेट है, लगभग 200 ग्राम्स का है। अब लाइट वेट जो मैं बोल रहा हूं, देखिए ये जो रिव्यू होगा ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है, मतलब एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। यहां पे लाइट वेट ये सैमसंग की कैटेगरी में लाइट वेट है। अगर आप टेक्नो पोवा देखो या फिर ये Moto G96 देखो, Realme का P3 देखो, ये सब और भी कम आते हैं बल्कि बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ। बट सैमसंग ने बैटरी कैपेसिटी तो कम करी लेकिन वेट अभी भी 200 ग्राम्स के ही अराउंड है। बाकी आपको यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलता है। बैक डिजाइन थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी प्रीमियम मटेरियल यूज किया गया है, बट है ये प्लास्टिक ही। फ्रेम भी आपको प्लास्टिक में ही दिया गया है। साथ ही में कैमरा मॉड्यूल देख सकते हो, प्रीमियम फिनिश में मिलता है आपको। पोर्ट एंड बटन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक काम किया। इसमें ऊपर की तरफ एक माइक मिलता है। सिम ट्रे आपको हाइब्रिड मिलती है, इसमें एक सिम या एक SD कार्ड या फिर आप 2 सिम चला पाओगे। नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर के लिए एक माइक और हेडफोन जैक तो अब आप लोग भूल ही जाओ। प्रोटेक्शन की बात करें तो फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही यहाँ पे कमी ये है कि इसमें कोई IP रेटिंग नहीं आती है। देखिए सेम सेगमेंट के मैं आपको फोन दिखाता हूँ, Moto G96, Realme P3, टेक्नो पोवा देखो, इन सब में IP रेटिंग आपको मिलती है, बट यहाँ पे आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलती है। अब क्यों ऐसा कंपनी ने किया ये तो वही बता सकती हैं, बट IP रेटिंग मेरे हिसाब से अब लानी चाहिए सैमसंग को अपने बजट रेंज में। बाकी देखिए ये डिपार्टमेंट हमेशा सब्जेक्टिव रहता है, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। आप लोग बताइए कि इसकी डिजाइन आपको पसंद आई या फिर नहीं। अब देखिए डिस्प्ले में क्या ही मैं बात करूं, क्वालिटी पहले मैं बता देता हूं अच्छी मिलती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, यूट्यूब पे आप 1440p 4K तक भी आप रेजोल्यूशन एंजॉय कर सकते हो। इसमें 4K HDR मैंने प्ले किया। देखिए M35 में लास्ट ईयर प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें 4K HDR वाला इशू है और वो इतना मतलब दिमाग लगा के उसको किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। YouTube पे अगर आप जाओ और 4K HDR वीडियो प्ले करो तो ये प्ले होगी और विद इन 5 to 10 सेकेंड्स ये क्या करता है, उस रिजोल्यूशन वाले टैब को फ्रीज कर देता है। M35 में क्या होता था, 4K से 480p पे शिफ्ट हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है, वो 4K लिखा रहता है लेकिन फ्रीज हो जाता है, लेकिन रिजोल्यूशन डाउन हो जाता है क्योंकि क्वालिटी गिर जाती है। बहुत दिमाग लगा के मतलब इसको आई थिंक फ्रीज किया गया है। 4K HDR का इशू इसमें है, 4K HDR रिजोल्यूशन नहीं देख पाओगे आप लोग। नॉर्मल 4K वीडियो आप लोग देख सकते हो। इस बात को फिर से समझिए, नॉर्मल 4K वीडियो देख पाओगे आप लोग, लेकिन 4K HDR प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता है। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी कमी दोस्तों इसकी नॉच। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर सकता 17-18 हज़ार रुपए लगाने के बाद कि आप यहाँ पे नॉच लो। साथ ही में इसमें नीचे की तरफ आपको मोटी चिन देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से क्राइम है दोस्तों 2025 में ब्रांड की तरफ से। कहाँ दोस्तों दूसरी कंपनियां H2H पैनल दे रही हैं, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले दे रही हैं, और सैमसंग एकदम रिवर्स चल रहा है, उल्टी दिशा में काम कर रहा है। एक तो यू शेप नॉच लास्ट ईयर अच्छा किया था, M35 में एकदम बराबर बेजल्स थे, पंच होल डिस्प्ले था, बट इस बार नॉच दे दी और यहाँ पे इतने मोटे बेजल्स दे दिए। तो मेरे साइड से मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आपकी जो चॉइस हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है नॉच से या फिर बेजल से तो डेफिनेटली इसके साथ जो क्वालिटी अच्छी है, बट जो फॉर्म फैक्टर है वो भाई इसमें अच्छा नहीं है आज के समय के हिसाब से। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें देखिए आपको Exynos 1380 मिलता है, जो कि लास्ट ईयर था, तो अपग्रेड नहीं किया गया है प्रोसेसर। साथ ही Antutu स्कोर देखो लगभग 5,90,000 के अराउंड के Antutu स्कोर्स निकल के आए हैं। GPU स्कोर्स ठीक है, CPU स्कोर्स भी मुझे यहाँ पे ठीक लगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे स्टोरेज स्कोर्स देखते हो तो वो यहाँ पे लगभग 44,000 के अराउंड के हैं। साथ ही Geekbench में भी सिंगल कोर पे 1000 है और मल्टी कोर पे 2881 के अराउंड स्कोर है, जो कि डिसेंट है इस हिसाब से। अगर UI परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए इसमें One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और मैंने देखा जितने फोन आउट ऑफ द बॉक्स One UI 7 के साथ आए हैं वो बेटर परफॉर्म किए हैं, जिनमें अपडेट यहाँ पे बाद में रोल आउट हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस फोन में देखिए UI अच्छा काम किया है, फ्लूइडनेस है, स्मूथनेस है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे जिटरीनेस नोटिस करी है। आई थिंक वो अपडेट्स के जरिए सॉल्व हो सकती है इन फ्यूचर, बट ओवरऑल UI काफ़ी मुझे स्टेबल लगा। गेमिंग की बात करें तो इस पर मैंने एस्फाल्ट टेस्ट किया, BGMI टेस्ट किया। हाई सेटिंग्स में आप लोग इसमें गेम एंजॉय कर सकते हो। साथ ही हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट दिखा देता हूँ। देखिए टेस्ट अच्छा इसने परफॉर्म किया है और टेम्परेचर को एकदम 44-45 डिग्री तक ये नहीं ले गया था, तो इसका वेपर चैम्बर कूलिंग काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। और इस परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में सैमसंग ने थोड़ा इंटरनली सॉफ्टवेयर के जरिए वर्क किया है, क्योंकि प्रोसेसर तो बढ़ाया नहीं, तो काम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ही जरिए किया गया है। बाकी हीटिंग की बात करें तो फोन थोड़ा सा हीट कर जाता है जब आप लोग हाई इंटेंसिव टास्क की तरफ बढ़ते हो। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे इसकी ठीक लगी और आई थिंक
कॉस्ट कटिंग जो करी है अदर डिपार्टमेंट्स में, इसी में थोड़ा सा काम किया गया है। बट ये सब सॉफ्टवेयर के जरिए है, तो ये कभी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अपडेट आते हैं तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। अगर कैमरा की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बैक साइड 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का मैक्रो दिया गया है। साथ ही फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। इसका आप आउटपुट्स अगर देखो तो अच्छे आउटपुट्स आपको मिलते हैं। एंड आई थिंक इसकी जो मेन यूएसपी है वो इसका कैमरा ही है। यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट देखो, कलर कंट्रोलिंग देखो, डायनेमिक रेंज देखो, थोड़े से मैक्रो शॉट्स देखो, पेड़ पौधों की फोटोज देखो, पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन देखो, तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी बैलेंस लगी, जो भी इनके कंपिटिटर डिवाइसेस हैं। मैंने फोन से इसको कंपेयर भी किया है, बाकी इन फ्यूचर और कंपेयर करूंगा। बट ओवरऑल अभी तक देखा जाए इसका कैमरा मुझे डिसेंट लगा। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग में सैमसंग हमेशा अच्छा रहता है। फ्रंट और बैक दोनों में ही 4K 30 FPS आपको रिकॉर्डिंग मिलती है और क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, अच्छी डिटेल से कैप्चर करता है। साथ ही इन ऐप कैमरा फीचर देखो, प्रो वीडियो मोड मिलता है, नाइट मोड, फूड मोड, सुपर स्लोमो, हाइपरलैप, सिंगल टेक, फन मोड मिलता है आपको। तो फीचर्स की भी कमी नहीं है, अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल इस कैमरा डिपार्टमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दे सकता हूँ। साथ ही नाइटोग्राफी में भी अभी इन्होंने एक AI सेंसिंग टेक्नोलॉजी ऐड करी है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैमरा सेंट्रिक सैमसंग का फ़ोन चाह रहे हो इस 15-20 हज़ार के सेगमेंट में लेटेस्ट, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पे 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। अगर आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम देखो तो एक दिन मुझे 87% यूजेस पे लगभग 9.25 घंटे का मिला, एक दिन 72% यूजेस पे 8 घंटे का मिला, एक दिन 100% यूजेस पे लगभग 11.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आया है। तो एक चीज़ है कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज अपना कर रखा है अच्छी तरीके से, तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस। जैसे अगर मैं बात करूं Moto G96 की, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, इसमें मुझे कम स्क्रीन ऑन टाइम मिला, बल्कि कैपेसिटी लगभग यहाँ पे सेम ही है। बाकी सैमसंग अपने DUI में बहुत ऑप्टिमाइजेशन फीचर देता है, बैकग्राउंड एक्टिविटी को कंट्रोल करने के फीचर्स देता है, जो कि और कोई UI नहीं देती है। तो अगर आप उनको यूज़ करो, पावर सेविंग मोड यूज़ करो, तो और आप बैटरी बैकअप इसका इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा काम किया है इस बार। अब जरा सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी पे आते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी सैमसंग के सामने मैच करना पॉसिबल नहीं है किसी अदर ब्रांड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 साल की OS अपडेट पॉलिसी मिलती है। मतलब Android 21 तक के अपडेट्स आएंगे, साथ ही में सिक्योरिटी अपडेट्स भी इसमें आते रहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप दूसरी कंपनीज देखो, मोटोरोला वगैरह, रियलमी, वो सिर्फ 1 साल या 2 साल की अपडेट देते हैं, बट सैमसंग आपको 6 साल की अपडेट पॉलिसी दे रहा है। तो यहाँ पे सैमसंग ही अकेला विनर है जो एंड्रॉइड वर्ल्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करे हुए है। स्पीकर्स की बात करें, आपको देखिए इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है, साथ ही इसमें आप डॉल्बी एटमॉस चला सकते हो ओवर द स्पीकर्स। और अच्छी बात है कि इन्होंने ओवर द स्पीकर्स डॉल्बी एटमॉस दिया। अब जरा आप लोग इसका एक बार आउटपुट सुन के देखो। सो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे फ़ोन को रोटेट किया सैंपल सुनाते टाइम। वो इसलिए किया क्योंकि जब सिंगल स्पीकर होता है तो जब आप वीडियो ऐसे देखते हो, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आता है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल स्पीकर इस प्राइस पॉइंट पे क्यों दे रहा है सैमसंग। मतलब लास्ट ईयर आपने स्टीरियो स्पीकर दिया डॉल्बी एटमॉस के ऊपर, इस बार आपने स्पीकर्स को कट डाउन कर दिया। क्वालिटी अच्छी मिलती है, देखिए क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, सैमसंग अपनी सिग्नेचर क्वालिटी देता है, बट स्टीरियो स्पीकर्स एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देते हैं, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है। तो यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी गई और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड अपने साइड से नहीं बताएगा ये चीज़। तो ध्यान रखिए आप लोग, इसमें सिंगल स्पीकर मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो स्टीरियो स्पीकर वाला मज़ा आपको नहीं मिलेगा। नेटवर्क टेस्ट की बात करें, नेटवर्क स्पीड अच्छी मुझे मिली। ओकला पे डाउनलोड अपलोड स्पीड हो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी हाई स्पीड आ रही थी। साथ ही कॉलिंग के टाइम पे भी नेटवर्क में कोई ड्रॉप नहीं था। 5G VoNR का इसमें सपोर्ट आता है, साथ ही यहाँ पे वॉइस फोकस का भी सपोर्ट है, तो आप लोग माइक क्वालिटी को भी यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। अब अगर कुछ AI फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अमेजॉन पे मैंने स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे थे, जब M36 की एडवर्टाइजमेंट करी थी तो उसमें यहाँ पे ड्राइंग असिस्ट, इंटरप्रेटर, साथ ही AI सेलेक्ट लिखा था। यहाँ पे AI सेलेक्ट अलग चीज़ है और जो इस फोन में दिया है स्मार्ट सेलेक्ट वो अलग चीज़ है। लोगों को कंफ्यूज और बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी ने ये चीज़ लिखी और कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत माइन्यूटली मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी करी है और आई थिंक इसको रेक्टिफाई भी कर दिया जब F36 का एडवर्टाइजमेंट किया, क्योंकि M36 F36 है सेम ही, बस बैक पैनल को थोड़ा सा कलर अलग कर दिया है। बेसिक फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर यूज़ कर सकते हो। साथ ही गूगल जेमिनी के बारे में न्यूज़ है कि वो फ्री नहीं रहेगा, 2025 के एंड में वो भी पेड होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ही बेसिक AI फीचर्स मिलते हैं, इमेज क्लिपर हो गया, रीमास्टरिंग हो गई, ये सब AI फीचर्स में नहीं काउंट करे जा सकते, क्योंकि ये 2 साल पहले भी सैमसंग
में देता था जब AI के बारे में उतनी बात नहीं होती थी। और मैं देखिए, मैं पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे नेट पे अवेलेबल है, जो कि मैंने देखी एज अ कस्टमर फोन को खरीदते टाइम पे। तो वही चीज़ मैंने आप तक यहाँ पे कन्वे करी। तो गाइस एक फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए, आपको सिंगल स्पीकर से कोई मतलब नहीं है, आपको नॉट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और आपको लेटेस्ट सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए जो लंबे टाइम तक अपडेट दे, यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड क्वालिटी चाहिए, साथ ही में आपको थोड़ा सा कैमरा काफ़ी अच्छा चाहिए और सैमसंग का ही फ़ोन में कैमरा अच्छा चाहिए, तो ही आप इस फ़ोन के साथ जाना। बाकी अदर फ़ोन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ़ोन्स हैं, Realme P3, Oppo K13, यहाँ पे Moto G96, साथ ही में आपको Vivo T4X भी मिल जाता है थोड़े कम रेट में, हाई परफॉर्मेंस में। तो वो फ़ोन्स आप लोग देख सकते हो। बट इस फ़ोन में देखिए सिर्फ कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ किसी को। बाकी इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि M35 में ना हो, A35 में ना हो, या फिर इवन M16 भी compete कर जाता है इसको। तो यही था दोस्तों इसका रिव्यू, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी। अब आपके कुछ भी सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर कॉमेंट सेक्शन भी आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पर भी पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, हम के लिए नमस्कार।